और समृद्ध धरती तथा धरती पे प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के प्रकाशन को सृष्टि कह रहे हैं। फिर कहा कि सृजन, विसर्जन, पोषण, शोषण के भेद से सृष्टि है। और सृजन का मतलब है अनुकूल इकाइयों का योगफल जो है वो सृजन है। इकाई माइनस इकाई के रूप में विसर्जन है, यानी डिकम्पोज होना या डिसइंटीग्रेट होना, विघटित होना, विरचित होना, इसको विसर्जन बोल रहे हैं। पोषण का मतलब है इकाई, अनुकूल इकाई का होना। और शोषण का मतलब है कोई प्रतिकूल इकाई के कारण से शोषण है। फिर पदार्थ का परिभाषा था कि पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु की पदार्थ संज्ञा है। और वस्तु का मतलब होता है जो वास्तविकता, वस्तु का अर्थ है वास्तविकता ही है। फिर अगला सूत्र था कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थ के सह अस्तित्व में ही सृष्टि का कार्य है। और निरपेक्ष ऊर्जा क्या है, तो इसके बारे में स्पष्ट किया कि जो व्यापक रूप में सह सत्ता अस्तित्व है, जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो, वही निरपेक्ष ऊर्जा है। फिर लिखा कि निरपेक्ष ऊर्जा ही शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है। और शून्य का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा शून्य का अर्थ क्रिया शून्यता ही है, वह जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित हैं, उसकी शून्य संज्ञा है। फिर अगला सूत्र था सापेक्ष और निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है। और इसे सापेक्ष ऊर्जा व निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना, समझना होता है। निरपेक्ष ऊर्जा को समझना होता है, सापेक्ष ऊर्जा को हम पहचान सकते। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है और व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। फिर लिखा कि सापेक्ष ऊर्जा का परिभाषा दिया कि इकाई की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो, वह सापेक्ष ऊर्जा। भौतिक रासायनिक वस्तु की परस्परता में अथवा परस्परतावश प्रकट होने वाली शक्तियां, दबाव, तरंग, प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। ताप, ध्वनि और विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। फिर निरपेक्ष ऊर्जा के बारे में फिर से कहा कि निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थ में मूल चेष्टा तथा पदार्थ के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। क्योंकि जो निरपेक्ष ऊर्जा का पहचान है वो किसी न किसी क्रिया में ही होता है, और मूल रूप से जीवन क्रिया में ही होता है। जीवन क्रिया में ही निरपेक्ष ऊर्जा का पहचान होता है, और जीवन जो है वो चैतन्य प्रकृति है। निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति नित्य वर्तमान है। फिर है मूल चेष्टा का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि मूल चेष्टा यानी श्रम गति परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणविक स्थिति में सचेष्ट है, इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस ऊर्जा से समस्त पदार्थ अपने परमाणविक स्थिति में सचेष्ट हैं, वह ही निरपेक्ष ऊर्जा है। और उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। फिर इसके स्पष्टीकरण में और लिखा है, मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणु में पाई जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में अज्ञात रहे हैं। मतलब परमाणु में जो क्रियाशीलता है उसकी जो मूल ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो अभी तक मानव को विगत से वर्तमान तक अभी पता नहीं चला, यानी अज्ञात रहे। अब यह सह अस्तित्ववादी विधि से स्पष्ट हुआ है। सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया, क्योंकि इसे हम परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम ऊर्जा संज्ञा है। सत्ता से रिक्त और मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती है। सत्ता ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है, शून्य ही सत्ता है।
फिर आगे कहा कि निरपेक्ष ऊर्जा और पदार्थ में इतना अंतर है कि निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, हर स्थान और हर वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, किंतु पदार्थ ना हो ऐसा स्थान है, पर ऐसा काल सिद्ध नहीं है कि जब पदार्थ नहीं हो। पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है। फिर स्थान की परिभाषा है। स्थान को उन्होंने कहा कि जो व्यापक सत्ता है वही स्थान है। तो व्यापक सत्ता अथवा शून्य, क्योंकि एक एक वस्तु सत्ता में समाई हुई है, इसलिए संपूर्ण पूर्ण स्थान जो है वो व्यापक वस्तु ही हुआ। और स्थान का दूसरा परिभाषा बोला है कि पदार्थ का जो विस्तार बराबर, यानी पदार्थ का जहाँ तक विस्तार है वो भी स्थान है। पदार्थ के संगठन व अवस्था भेद से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के संगठन और अवस्था भेद से पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। समस्त पदार्थ ठोस, तरल और विरल वायु के रूप में उपलब्ध है। इन अवस्थाओं में तात्विक योगी को मिश्रण के रूप में प्राप्त हैं। और तात्विक का मतलब बताया था कि सजातीय परमाणु संगठन के गठन की तात्विक संज्ञा है। और मिश्रण का मतलब है विजातीय परमाणु, विजातीय परमाणविक अथवा आणविक समूह का ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं। और यौगिक की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक प्रजाति की वस्तुएं निश्चित अनुपात में मिलकर अपने अपने आचरण को त्याग कर अन्य प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उसको यौगिक कह रहे हैं। यौगिक में रासायनिक और भौतिक दोनों परिणाम होते हैं, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होता है। फिर परमाणु के मध्यांश व आश्रित कणों की संख्या भेद से परमाणुओं की जाति एवं अवस्था और मात्रा का निर्णय होता है। फिर वायु के बारे में लिखा कि विरल पदार्थ राशि के रूप में गतिशील वायु है, जिसके योग से द्रव और ताप का प्रसव है। फिर योग की परिभाषा है। मिलन को योग संज्ञा है। योग दो प्रकार से है, एक है ऐक्य और दूसरा है सहवास। ऐक्य का मतलब है सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। सहवास का मतलब है जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है। इसके विपरीत संवेगों की प्रतिक्रांति या ह्रास संज्ञा है। धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था को प्रतिक्रांति संज्ञा है। फिर उन्नति की परिभाषा है। गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। संवेग की परिभाषा है। संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। धारणा, जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। समस्या, किसी घटना अथवा क्रिया की समझ ना होना ही समस्या है, अथवा कैसे और क्यों की समझ ना होना समस्या है। समाधान, किसी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा क्या और कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। गुरु मूल्यन, दीर्घकालीन परिणाम अथवा अपरिणामिता गुरु मूल्यन है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है तथा इसके विपरीत विवशता को प्रतिक्रांति की समीक्षा है। फिर ये कहा कि प्रेरणावादी सहवास से उभय स्वीकृतियां और प्रतिक्रांतिवादी सहवास से उभय विकृतियां हैं। उभय स्वीकृतियां गुरु मूल्यन अथवा दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता है।
और उभय विकृतियां अवमूल्यन की ओर द्रुत परिणाम या ह्रास या समस्या की ओर द्रुत परिणाम है। फिर लिखा है कि सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है। सहवास सह अस्तित्व में अभिव्यक्ति है। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान एवं नित्य प्रभावी है। संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान और पतन की ओर गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं है। अतः अनंत के लिए मात्र दो ही गति हैं, जिसको उत्थान और पतन करें या ह्रास और विकास करें। फिर लिखा है कि ठोस पदार्थ के नृत्य मिश्रण व यौगिक से रस एवं उपरस का प्रसव है। और ठोस पदार्थ राशि का वर्गीकरण 4 जातियों में है: मृद, पाषाण, मणि और धातु। इसमें से मृद अथवा मिट्टी उर्वरा और अनुर्वरा भेद से है। उर्वरा का मतलब है जो बीज को पाकर अनेक बीज को तैयार करने वाली क्षमता से संपन्न मिट्टी की उर्वरा है, और इसके विपरीत गुण वाली या स्वभाव वाली जो मिट्टी है उसको अनुर्वरा संज्ञा है। पाषाण जो है उसका वर्गीकरण कठोर और अकठोर भेद से है। कठोर का मतलब है जो अधिक भार सहने वाला जो पाषाण है वो कठोर है, और कम भार सहने वाला जो है वो अकठोर है। फिर कहा कि मणि 2 प्रकार की हैं, एक किरण श्रावी है और दूसरी किरण ग्राही है। किरण का मतलब है तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है, और इकाई से जो बाहर निहित अग्नि को ताप संज्ञा है। फिर किरण श्रावी, तो किरण के प्रभाव से प्रसारण क्रिया करने वाली जो मणि को किरण श्रावी कह रहे हैं, मतलब किरणों को छोड़ने वाली। तो ये जो किरणें होती हैं तप्त बिंब के प्रतिबिंबन जब अपारदर्शक वस्तु पे होना उसको किरण कह रहे हैं, और किरण के प्रभाव से जो प्रसारण क्रिया होती है उसको किरण श्रावी कह रहे हैं, और यदि वो किरणों को ग्रहण कर लेती है तो उसको किरण ग्राही कह रहे हैं। फिर पारदर्शक अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत हैं। विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण करें। फिर रश्मि, तप्त बिंब, तप्त बिंब या प्रकाश के प्रतिबिंबन, अनुबिंबन, प्रत्यानुबिंब क्रिया की रश्मि संज्ञा है। प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा है। विकिरण एवं किरण भेद से शोषण या पोषण क्रिया में रत है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हो चुका है। भ्रमित मानव के द्वारा विकिरणीय प्रयोग से शोषण सिद्ध हुआ है। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है, जिसके सभी ओर आकाश है। फिर है कि प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी स्थिति के अनुसार स्थित हैं। फिर लिखा है कि इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित होती हैं और ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं। शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र हैं। फिर एक सूत्र दिया है, भार आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से। यदि परस्परता नहीं है तो आकर्षण नहीं है। परस्परता लघुता और गुरुता से, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना व सापेक्ष ऊर्जा से, रचना व सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से, और क्रिया पदार्थ से, पदार्थ का ह्रास एवं विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग दुरुपयोग से सापेक्षित है। फिर लिखा है कि समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति और गति निरपेक्ष ऊर्जा में ही है।
प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। मूल चेष्टा पदार्थ के परमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। फिर इसके बाद शायद हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। किसी भी भूमि पर पूर्ण सृष्टि तभी संभव है जब वह अपने में आवश्यक संपूर्ण रस उपरस वायु से समृद्ध हो जाए। इस प्रकार से इस असीम अवकाश में अनंत भूमि अपनी अपनी प्रगति के अनुसार पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अल्प विकसित, अविकसित अवस्था में है। रस उपरस का प्रमाण रासायनिक क्रियाकलाप और वैभव के रूप में है। फिर आगे लिखा है कि जो अविकसित सृष्टि पदार्थावस्था की सृष्टि है, समस्त मृद, पाषाण, मणि और धातु की गणना अविकसित सृष्टि में है। अल्प विकसित सृष्टि प्राणावस्था की सृष्टि है। समस्त वनस्पति प्राणावस्था की सृष्टि में सम्मिलित है। अर्ध विकसित सृष्टि जो जीवावस्था की सृष्टि है। मानवेतर अंडज पिंडज सृष्टि की गणना जीवावस्था में है। ज्ञानावस्था में शरीर रचना पूर्ण विकसित सृष्टि है। यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि अल्प विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि यानी पदार्थावस्था में प्राणावस्था में पदार्थावस्था, अर्ध विकसित सृष्टि में अल्प विकसित और अविकसित तथा पूर्ण विकसित सृष्टि जिसको अपन ज्ञानावस्था कह रहे हैं में अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की सृष्टि समाहित है ही, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। फलता है उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय होते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसमें कुछ कोई मुद्दा हो जिस पे चर्चा करना हो तो कर सकते, नहीं तो फिर आगे का पठन शुरू करेंगे। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते हेलो भैया। भैया, हाँ मैं कह बोलिए। रहा था इसमें ऊपर जो है मनुष्यतर समस्त अंडज और पिंडज सृष्टि की गणना जीवावस्था में है, और इसको श्वेतज को कहाँ रखा गया है फिर इसमें? स्वेदज जो है वो प्राणावस्था में रखा है। अच्छा जी जी। वो दोनों के बीच की स्थिति है, प्राणावस्था और जीवावस्था के बीच की स्थिति। जी 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 जी। भैया एक जीवन में भी प्राण प्राण का बात होता है ना, वो उसको कैसे देखा जाता है? जैसे मनुष्य का अगर बात करते हैं जीवन, फिर उसमें एक प्राण का शब्द आता है, बात आती है प्राण का कम होना। मनुष्य जी। है, हाँ जी जी। प्राण की जो घटना है वो शरीर में होती, मानव शरीर में, जीवन में अच्छा नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो क्या ये जो जीव जो मानव शरीर श्वसन और की जीवन? जी। जो श्वसन की क्रिया है उसको प्राण कह रहे हैं। अच्छा जी। जीवन में होती है ना? नहीं, शरीर में। शरीर में प्राण कोशाओं में रहती है प्राण, श्वसन प्रश्वसन की क्रिया, और प्राण कोशाओं से जो रचित रचनाएं हैं उनमें भी प्राण का क्रिया रहता है। तो जो श्वसन प्रश्वसन हो रहा है उसको हम प्राण बोलेंगे? वही प्राण है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन भैया इसमें बोलते हैं ना कि प्राण कुछ छेड़ हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कई बार बात होती है, तो उसको कैसे देखा जाता है? वो जो प्राण वायु होती है उसकी कम कम और ज्यादा होने से होता अच्छा
मानव शरीर में 5 प्रकार के वायु होती हैं। जी उसमें से एक वायु है जिसका नाम है प्राण। जी फिर इसके बाद प्राण के बाद अपान, व्यान, समान, उदान, जी ऐसी और 4 वायु होती हैं। जी जी ये जी। सभी वायु जो है शरीर के क्रिया का संचालन करती है। अच्छा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि चारों अवस्थाएं जो हैं आपस में पूरक होती हैं ना। जी जैसे वनस्पति संसार जो है जीव संसार के लिए पूरक है, और पदार्थ जी संसार प्राणावस्था के लिए पूरक है ना। और जो जीव संसार है वो मानव के लिए पूरक है। या जी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, तीनों संसार जो है वो ज्ञानावस्था के लिए पूरक है। तो उसका उल्टा क्रम भी है, ज्ञानावस्था जो है वो जीव संसार के लिए पूरक है। तो यदि ज्ञानावस्था जी में जागृति आती है तो वो जीव संसार के लिए पूरक हो जाता है। अभी वो पूरक नहीं है, अभी शोषक है। जी उसी प्रकार से जीव संसार जो है वो वनस्पति संसार के लिए पूरक होता है। मतलब एक जीव जो है बहुत सारे वनस्पतियों के प्राण संसार के विकसित होने में सहयोगी होता है, उस अर्थ में पूरक होता है। फिर ये प्रश्न आता है कि जो प्राणावस्था है वो पदार्थावस्था के लिए कैसे पूरक है, ये प्रश्न आता है। जी तो इसका उत्तर ये दिया है कि जो शरीर का क्रियाकलाप है, जिसमें शरीर में बहुत सारी वायु का क्रिया है, जिसमें बहुत सारे रसायनों का क्रिया है, बहुत सारे जो है रसों का क्रिया है, उपरसों का क्रिया है, ये सब पदार्थावस्था है ना। जी तो जो प्राणावस्था की क्रिया है, जिसको अपन श्वसन का क्रिया कह रहे हैं ना, स्पंदन का क्रिया है, जो वो स्पंदन का क्रिया जो पदार्थावस्था का जो क्रिया है उसको संचालित करने में सहायक होता है। उसी के कारण से शरीर रचना बनती है। यानी जो पदार्थावस्था में जो विकास की प्रवृत्ति है उसमें सहायक होता है, जी उस अर्थ में पूरकता होती है, ऐसा। जी। भैया इसमें जैसे कि प्राण अवस्था है, प्राण को जो पदार्थ को जीवित रखता है, मतलब मनुष्य शरीर में जो है, तो कोई बाहरी जैसे कि जीवाणु कीटाणु जैसे है अभी वायरस जो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको किस दृष्टि से देखेंगे हम उसका? तो वो जो है शरीर का जो सिस्टम है उसको डैमेज करता है, उस अर्थ में देखिए। हम्म। तो प्राण शक्ति क्षीण होती होगी। प्राण शक्ति क्षीण होती है यदि सिस्टम काम नहीं करता ठीक से। हाँ। जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो प्राण वायु नहीं पहुंचती है ब्रेन में, जी। तो ब्रेन डेड होने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन देते हैं हम्म। तो ताकि ये जो जीवाणु। ऑक्सीजन। जी जी। जी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है सर, मतलब अपने प्रकृति की जो ये जीवाणु होते हैं, जो ये भी हिस्सा ही है, मतलब इस अपने इस सृष्टि का कहिए, जिस रूप में भी उसको देखे जीव अवस्था। देखिए ये जो भी रोग बढ़ रहे हैं उसका मूल कारण ये है जी। कि हमारा जो खाद्यान्न है वो प्रदूषित हो गया है, हवा प्रदूषित हो गई है, पानी प्रदूषित हो गया है ना। हाँ। और जो भी जिसको अपन विघटन का क्रिया कहते हैं, सड़ने का जो क्रिया कहते हैं, हम्म। वो हो रहा है। उसके कारण से शरीर का जो अंग अवयव जो जिस उसकी जो क्षमता योग्यता है उस पूरी क्षमता के साथ वो कार्य नहीं कर पाता है। इसी के कारण से ये रोगाणुओं का प्रभाव होता है, नहीं तो रोगाणुओं का प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है। शरीर का जो अपना इम्यून सिस्टम होता है ना वो उसको वहीं पर रोक देता है। हाँ। लेकिन अभी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है और उसका मूल कारण जो है वो लाइफ स्टाइल का गड़बड़ होना, खाने पीने का गड़बड़ होना, वायु और जल का प्रदूषित होना है ना।
इन सब के कारण से इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो रहा है। और जो खाद्यान्न है उसमें पेस्टिसाइड का आना या सेल्फ मेडिकेशन करना, है ना, हम लोग बहुत सारी एलोपैथी का दवाई खाते रहते हैं जिनका बाद में पता लगता है कि उसने जाके कुछ कुछ चीज़ों को डैमेज कर दिया। या हमको जितना शरीर को संचालित सक्रिय बनाए रखने के लिए जितना श्रम की आवश्यकता है वो श्रम का ना करना। तो यदि हम हाँ, तो श्रम ये ठीक से नहीं करते हैं, उसी जी प्रकार से यदि हम गहरी सांस नहीं लेते, क्योंकि श्रम करते हैं तो गहरी सांस होती है, तो हाँ, गहरी सांस जो है वो बॉडी को ऑक्सीडाइज कर देती है ना। जी अभी श्रम नहीं करते हैं तो बॉडी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, इसलिए जल्दी जो है ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बॉडी में, हम्म, है ना। प्राणवायु का संचार जो है वो विधिवत नहीं बनता है। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण से ये बैक्टीरिया या बहुत प्रकार के जो रोगाणुओं का असर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे फ्लू की जो बीमारी है ना, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं, हाँ, तो ये फ्लू की बीमारी मूलतः सेकेंड वर्ल्ड वार से आई थी। तो अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है बहुत सारे लोग मर गए। हम्म, लगभग सब मिला के देखें तो 7-8 साल में करीब 10 करोड़ लोग मरे। हम्म, उनमें से कुछ लोग वार में मरे, लगभग 10% लोग वार में, डायरेक्ट वार में मरे, हम्म, है ना। और फिर जीव जंतु भी मरते हैं, उसी क्रम में जीव जंतु भी मरते हैं ना जब वार होता है। ऐसा हाँ, थोड़ी होता आदमी मरते हैं, जीव जंतु भी हाँ, मरते जीव हैं, बड़ी जंतु संख्या में मरते हैं, वनस्पति सब जो है। वो भी नुकसान होता है। तो फिर वो जो सड़ता है, क्योंकि उनको विधिवत जैसा मानव परंपरा में पहचाना गया है कि या तो डेड बॉडी को जमीन में दबा देना चाहिए, नहीं तो जला देना चाहिए, नहीं तो उससे जो रोगाणु होते हैं वो फैलते हैं पूरे हाँ, वातावरण में। तो वो जो रोगाणु फैले उससे स्वाइन फ्लू हुआ सबसे पहले जो ट्रेस हुआ। हम्म, और वो जो स्वाइन फ्लू हुआ यूरोप में आया, उसके कारण से लगभग 7-8 करोड़ लोग मरे। ऐसा विकिपीडिया में है, आप इसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। जी जी, तो अभी हम लोग जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में जीव जंतुओं को मारते हैं, हाँ, जो मांसाहार के कारण में, स्लॉटर हाउस हाँ, में। और उनका हाँ, जो वेस्ट होता है ना वो नाले में, नदियों में बहा देते हैं ना। हाँ, सही तो बात। नाले और नदी में पचाने का जितना क्षमता होता है, उसमें जो जीव संसार होता है वो जितना पचा सकता है उतना पचा लेता है, बाकी जो नहीं पचा पाता है वो सब रोगाणुओं को जन्म देता है ना। हाँ, तो उससे, इसके कारण सारा समस्या पैदा हो रही है। और फिर ये कोरोना तो बता रहे लेबोरेटरी में बनाया हुआ है, वो तो एक प्रकार से वेपन है, एक हथियार है, आदमी को कैसे नष्ट करना है। तो वो मतलब अस्तित्व सहज नहीं है, हम्म, अस्तित्व सहज नहीं है। हाँ, तो ये भ्रमित ज्ञान का जो परिणाम है, ये जो इसमें कहीं आया था, संदर्भ में सुना था आपसे, भ्रमित ज्ञान और जो बुद्धि, जब मतलब इसमें अब उस मानव के भाषा में। भ्रम के कारण से ये हो रहा हाँ, है ना। हाँ, हाँ, वही तो कहीं ना कहीं हम्म मानव इतना, मतलब यही जिम्मेदार है। हम्म। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भैया ये परंपरा में से रहता है ना कि प्राण निकल गए, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको एक शब्द परंपरा में है ना कि प्राण निकल गए, तो इसको कैसे देखते हैं लोग? देखिए, जो निकलने वाली वस्तु है वो जीवन है, प्राण नहीं है, है ना। प्राण का जी क्रिया रुक जाता है, इतना होता है। जैसे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो श्वसन का क्रिया रुक जाता है। जी और जैसे ही श्वसन का क्रिया रुकता है तो हार्ट के माध्यम से जो रक्त संचार होता है उसका क्रिया रुक जाता है। तो रक्त जी संचार के माध्यम से रक्त में जो वायु होती है वो वायु जाके अंदर जो प्राण कोशाएं होती हैं उनका पोषण करती, तो पोषण रुक जाता है। पोषण रुकता है तो उनमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विरचना हो जाती है। तो इसलिए डेड जी बॉडी जो है ना 2-3 दिन में ही बिल्कुल खराब हो जाती है, सड़ने लगती है, जी गल जाती है ना। और यदि 7-8 दिन छोड़ दें तो उसमें पूरे में कीड़े पड़ जाते हैं, जी लाखों की संख्या में। क्योंकि वो एक मैकेनिज्म है
कि जब आदमी उसको नहीं पचा रहा है तो प्रकृति उसको पचाने का काम करती। जैसे अगर आपने जानवरों की डेड बॉडी देखी हो तो उसको कोई ना कोई कीड़े मकोड़े है ना खाते रहते हैं, और यदि नहीं खाते हैं तो भी वो धीरे धीरे मट्टी में बदलने के लिए कुछ कीड़े उसी में पैदा हो जाते हैं जो उसको मट्टी बना देते हैं। तो जी जो विरचना का काम चलता है। तो इसलिए जो प्राण निकल गए का मतलब केवल इतना ही है कि जीवन नाम की जो वस्तु होती है जिसमें आशा विचार इच्छा आदि है, वो जीवन नाम की, यानी जिसको हम लोग मैं भी कह रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो बात करने वाला शरीर नहीं है, जीवन है ना। जी जी तो वो जो जीवन नाम की वस्तु है वो निकल जाती शरीर से, उसी को मृत्यु कह रहे हैं। क्योंकि मानव शरीर जी जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। तो जो लोग जीवन को नहीं समझते हैं वो यही कहते हैं प्राण निकल गए, ऐसा बोलते जी। अच्छा। हैं। तो जब भी कोई भी रचना में, जैसे प्राण कोशा हो, एक प्राण कोशा भी हो, या एक प्राण कोशा से बने हुए अंडज पिंडज है ना, और स्वेदज स्वेदज अंडज पिंडज जो संसार है, यदि उसमें श्वसन का क्रिया रुकती है तो वो डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं ना, मट्टी जी बन जाते हैं, मृदा जिसको बोलते हैं, मट्टी में कन्वर्ट। वो जो डेड सेल होती हैं वही जो है पूरकता का काम करती हैं, यानी मट्टी को उर्वरक बनाए रखने में डेड सेल का। और वो डेड सेल में फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड सेल मिलके बीज में अंकुरन का काम करती हैं। यदि डेड सेल नहीं है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होता, उसी को अनउर्वरा जो है मट्टी बोल रहे हैं। जी। ठीक है, आगे पढ़ें फिर। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी। पेज नंबर 10 में आप आखिरी नीचे से तीसरी लाइन है, प्रत्येक चेष्टा में सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। हाँ, तो ये चेष्टा यानी जो श्रम है, जो अंशों की गतियां हैं, और परमाणु के नाभिक में जो विकास की बात की जा रही है, विकास क्रम में। चेष्टा का मतलब है श्रम गति परिणाम, है ना। जी तो जब चेष्टा होगी तो गति होगी, गति जो है सापेक्ष ऊर्जा ही तो गति है। सापेक्ष ऊर्जा जो है वो गति के रूप में ही तो होती है, जिसको अपन ध्वनि कह रहे हैं, ताप कह रहे हैं, है ना, वो सब विद्युत कह रहे हैं। तो विद्युत के रूप में सापेक्ष ऊर्जा पैदा होती, गति के रूप में, है ना, गतित होती। ठीक है भैया। तो रूप रूप का परिभाषा शायद हो गया था क्या, कहीं पे आया है रूप का परिभाषा? आकार आयतन घनता के रूप में रूप है ना। फिर यहाँ पे गुण गुण का परिभाषा आया है। तो सृष्टि में जो अध्ययन करने वाली जो वास्तविकता है वो रूप गुण स्वभाव धर्म है। तो पदार्थावस्था में, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। तो गुण क्या चीज है? तो गुण का परिभाषा दिया है, सापेक्ष शक्ति की गुण संज्ञा है। और ये जो है सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचानने में पहचान होती है। सम विषम और मध्यस्थ। तो जो सम का मतलब होता है जो उद्भव की ओर है, विषम का मतलब है जो प्रलय की ओर है, विभव की ओर है, ये प्रलय की ओर है। और मध्यस्थ का मतलब होता है जो विभव की ओर है ना, विभव की ओर। विभव का मतलब होता है बना के रखना। तो मध्यस्थ के रूप में ही स्वभाव भी पहचानने में आता है, मध्यस्थ गुण ही स्वभाव के रूप में पहचानने में आता है। इसीलिए स्वभाव का जो परिभाषा है उसमें
लिखा है कि गुणों की उपयोगिता ही स्वभाव की संज्ञा है। तो गुण की परिभाषा में लिखा है सापेक्ष शक्ति की गुण संज्ञा है जो सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, और इसी को प्रभाव भी बोलते हैं, सम प्रभाव, विषम प्रभाव और मध्यस्थ प्रभाव। फिर एक दूसरी परिभाषा लिखी है, एक से अधिक एकत्र होने पे जो प्रभाव पैदा होता है उसे गुण की संज्ञा है। जैसे ही एक मानव से दो मानव होते हैं या एक परिवार होता है, तो उस परिवार में जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसमें गुणों का पहचान होता है। फिर लिखा है स्वभाव की परिभाषा मौलिकता ही स्वभाव है, और लिखा है गुणों की उपयोगिता ही स्वभाव संज्ञा है। फिर धर्म की परिभाषा लिखी धारणा ही धर्म है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में इस सबको उन्होंने इंगित किया। गुण शब्द का क्या मतलब है, स्वभाव का क्या है, धर्म का क्या है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोष गठन भेद से है। तो ये जो ऊपर जो सृष्टि बताई है ना, अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित आदि, ये सभी विकसित जो सृष्टियों की बात की है, तो वो कह रहे हैं कि सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोष गठन भेद से है। और कोष का मतलब होता है आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष संज्ञा है। आशय और प्रयोजन सहित, जैसे शरीर को यदि हम देखते हैं तो शरीर में सभी अंग का कोई एक आशय होता है और उसका एक प्रयोजन होता है। जैसे शरीर में हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियास है, आदि आदि जितनी भी प्रकार की अंग अवयव हैं, ये सभी अंग अवयव किसी आशय से हैं, शरीर व्यवस्था को बनाए रखने के आशय में, शरीर व्यवस्था में भागीदारी में सहायक होते हैं, और इनका कोई प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था में भागीदारी करना। तो इस अर्थ में कोष आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष संज्ञा है। दूसरा परिभाषा दिया है प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोष है। दो प्रकार से कोष का परिभाषा दिया। फिर कहा कोष का तात्पर्य संपन्नता से है। प्रेरणा संपन्नता का अर्थ ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता। प्रेरणा संपन्नता ही जो है प्राणमय कोष है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियत रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोष है। तो कह रहे हैं कि जो पहला कोष है वो प्राणमय कोष है, और प्राणमय कोष का मतलब होता है प्रेरणा को ग्रहण करने वाला जो कोष है। उसका पहचान किस रूप में होता है? तो प्रेरणा संपन्नता के रूप में होता है। और प्रेरणा संपन्नता किस रूप में पहचानने में आती है? तो ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में पहचानने में आती है। और वो कह रहे हैं कि इसी के कारण से जो परमाणु के अंदर जो अंश होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के को पहचानते हैं और एक निश्चित दूरी में नियंत्रित रह के परमाणु के रूप में प्रमाणित होते हैं। तो परमाणु में जो ये प्रवृत्ति है इसी का नाम प्राणमय कोष है। फिर लिखा है कि जो अनंत रचनाएं 5 कोषों के गठन भेद के अंतर्गत परिलक्षित हैं। तो जितने भी प्रकार की रचनाएं हैं, अनंत रचनाएं, तो वो कह रहे हैं इसमें 5 कोष होते हैं मूल रूप से, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्राणमय कोष है वो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष और मनोमय कोष जो है वो जड़ संसार में है,
ये तीन ही कोष हैं जड़ संसार में। पहला प्राणमय कोष, दूसरा अन्नमय कोष और तीसरा मनोमय कोष। ये तीन कोष जड़ संसार में हैं तथा मनोमय कोष को आनंदमय कोष व विज्ञानमय कोष जो है वो चैतन्य संसार में स्पष्ट अथवा प्रमाणित होता है। तो मनोमय कोष जो है वो दोनों में हो जाता है, चैतन्य में भी और जड़ में भी। फिर परिभाषा दिया है अन्नमय कोष का, तो ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय कोष संज्ञा है। तो जो परमाणु है ना वो अंशों को ग्रहण भी करता है, उनको विसर्जन भी करता है। तो परमाणु के अंदर जो ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को ही वो कह रहे हैं कि अन्नमय कोष है। जैसे जो शरीर है वो मानव शरीर जो है ना वो भी जड़ प्रकृति है, तो ये जो है ग्रहण भी करता है और विसर्जन भी करता है। इस रूप में शरीर में अन्नमय कोष का होना सिद्ध होता है। फिर कहा कि प्राणमय कोष का परिभाषा दिया, प्रेरणा को स्वीकार व अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोष संज्ञा है। फिर मनोमय कोष का मतलब है चयन करने वाले, चुनाव करने वाले अंग की मनोमय कोष संज्ञा है। और आनंदमय कोष जो मूल रूप से चैतन्य इकाई में रहता है, तो सुख अथवा दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोष और विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोष संज्ञा है। विशेष ज्ञान का मतलब है जिसको अपन ज्ञान, विवेक और विज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोष संज्ञा है। फिर इसके बाद लिखा है कि कोष प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। जैसे पदार्थावस्था की सृष्टि में अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का प्रकाशन है। पदार्थावस्था की सृष्टि में केवल दो कोष हैं, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। अन्नमय कोष का मतलब हुआ वो अंशों को स्वीकार करता है या उनको विसर्जित करता है। और यदि रासायनिक क्रिया में भी देखेंगे तो दो परमाणु आपस में मिलते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं रासायनिक क्रिया में। तो उस तरीके से ग्रहण और विसर्जन क्रिया के रूप में पदार्थावस्था में अन्नमय कोष और उसमें प्रेरणा बनी रहती है, इसलिए प्राणमय कोष। विकास का प्रेरणा बना रहता है, प्रवृत्ति बना रहता है, इसलिए प्राणमय कोष। तो इन दो कोषों की क्रियाएं समस्त पदार्थ के मूल रूप परमाणु में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है, इसलिए उसमें प्रेरणा पाने वाले अंग सिद्ध होता है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास व विकास से मुक्त नहीं है, जो ग्रहण विसर्जन का प्रतिफल है। ह्रास और विकास का मतलब है अंश का निकलना ह्रास है और अंश का जुड़ना विकास है। तो इसलिए हर परमाणु में ह्रास और विकास से मुक्त नहीं है, इसलिए उसमें ग्रहण विसर्जन का ही प्रतिफल है, यानी अन्नमय कोष है। अतः पदार्थ में अन्नमय कोष सिद्ध हुआ। अन्नमय कोष की क्रियाशीलता भी चेष्टा का ही फल है। अन्नमय कोष की जो क्रियाशीलता है उसका जो मूल कारण है वो प्राणमय कोष है। और प्राणमय कोष के चेष्टित होने का फल ही अन्नमय कोष की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध होता है कि अन्नमय कोष प्राणमय कोष का अविभाज्य संबंध है। फिर इसी से पूरकता भी निकलती है ना। फिर इसके बाद लिखा है कि प्राणावस्था की सृष्टि में तीन कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष।
वनस्पतियों में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष रूप से है। और ये कैसे पहचानते हैं? तो वनस्पति का जो हर अंग है वो अपने रस और उपरसों को पहचानता है, अपने पोषक तत्वों को पहचानता है। जैसे जड़ें पहचानती हैं, फल पहचानते हैं, और उसके आधार पे उनमें पोषकता का संग्रहण होता है। जैसे फल में, पत्ती में, जड़ में, तने में, सब में, छाल में, तो वो मनोमय कोश की क्रिया है, जो चयनवादी क्रिया है। यह इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि में विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकीय तत्वों और रसों को ग्रहण करते हुए पुष्ट होती हुई देखी जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जो जीवावस्था व भ्रमित ज्ञानावस्था में 4 कोषों की क्रिया स्पष्ट होती है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष ग्रहण विसर्जन के रूप में, प्राणमय कोष प्रेरणा के रूप में, मनोमय कोष चयन के रूप में, और आनंदमय कोष जिसको सुख दुख के रूप में कह रहे हैं। सुख दुख को व्यक्त करने वाला जो अंग है उस रूप में। आनंदमय कोष का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख और दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाइयों को विषयों का सेवन करने का अधिकार है। सुख और दुख के कारण से ही, जिसको आनंदमय कोष कह रहे हैं, उसके कारण से ही जीवावस्था की इकाइयों को विषयों का सेवन करने का अधिकार है। और विषय का मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। फिर जागृत मानव में 5 कोषों का प्रकाशन है। इन 5 कोषों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष का जागृत होना ही ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और विवेक के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान के द्वारा दुख के कारण और निवारण की समझ विकसित होती है, जिससे सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति संभव है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए, ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? भैया, कोश की परिभाषा में आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोश संज्ञा है। इसमें आशय को थोड़ा समझें। हर आशय का मतलब है कि अपने क्रियाकलाप को बनाए रखना, व्यवस्था के अर्थ में वो आशय है। प्रयोजन का मतलब है विकास और जागृति। इसी को अपन यदि वैसे देखें तो मानव में आशय क्या है? व्यवस्था में जीने के रूप में आशय है ना, क्योंकि व्यवस्था में जीना ही सुख है और व्यवस्था में भागीदारी करना प्रयोजन है। इस रूप में जो सभी कोष हैं वो व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में ही कोष हैं। जैसे प्राणमय कोष के बारे में बताया, अन्नमय कोष के बारे में बताया, फिर ये भी बोला कि ये दोनों अविभाज्य हैं, यानी व्यवस्था को बनाए रखना और उसके साथ साथ उनमें प्रयोजन की ओर गतिशीलता भी है। प्रयोजन क्या है? तो विकास के रूप में प्रयोजन है, तो इसलिए विकास की प्रवृत्ति उनमें बनी रहती है। जैसे जो चैतन्य इकाई है उसमें जागृति की प्रेरणा बनी रहती है, उसी तरीके से जड़ परमाणु में विकास की चेष्टा बनी रहती है। विकास की चेष्टा को बनाए रखने का जो काम, जो प्रवृत्ति है या जो कोष है ना,
उसी से प्रयोजन स्पष्ट होता है। अस्तित्व में सभी क्रियाएं जो हैं वो स्वयं में व्यवस्था होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, तो स्वयं व्यवस्था में बने रहना आशय है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रयोजन है। जी भैया। और कोई प्रश्न? सुनील भाई कुछ प्रश्न नहीं है? अजीत जी। पाठक जी, ये जो कोश हैं जी जैसे 5 कोश बताए हैं, तो प्राणमय कोश जो है ये पदार्थावस्था की इकाइयों में हुआ, जी। और जीवन में अन्नमय भी कोश होगा, जो है जीवन नहीं, में वो भी तो होगा। होगा ही, क्योंकि वो गुरु मूल्य में लघु मूल्य वो तो समाया ही हुआ है। नहीं, जीवन में इसलिए होगा हाँ। क्योंकि प्रेरणा, जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है, ओके, जागृति का प्राणमय प्रेरणा, कोश जीवन में भी है और जड़ परमाणु में, परमाणुओं में भी है, यानी कि चैतन्य सभी परमाणुओं में है, कहने का मतलब ये होगा। सभी परमाणु, जड़ हाँ। परमाणु और चैतन्य परमाणु दोनों में। जी। और अन्नमय कोश अन्नमय कोश जो है वो अ, जो जड़ परमाणु है उसमें है। और इसमें नहीं है प्राण कोशा में? प्राण सेल कोशा में, में सेल तो जिसको बोलते परमाणु का क्रिया है ना, परमाणु के क्रिया के रूप में ही, उसके मूल में परमाणु का ही नहीं, क्रिया है, इसलिए प्राण नहीं, कोशा में अन्नमय भी को है, वनस्पति संसार में भी है, मानव शरीर में भी है, तो सभी में बना रहता है अन्नमय कोश। लेकिन पदार्थ में नहीं है ना? पदार्थावस्था जो मतलब जो जड़ परमाणु है उसमें उसमें होगा ये अन्नमय कोश? उसमें, हाँ, उसमें रहता है ना, क्योंकि वो अंशों को ग्रहण करते हैं, अंशों का विसर्जन करते हैं हाँ, सर। ग्रहण और विसर्जन करते हैं। हम्म। तो और मनोमय कोश ये हो गया चयनवादी। तो चयनवादी जो मनोमय कोश खासकर जो है वनस्पति में पहचानने में, प्राण कोशाओं में पहचानने में आता है। ये पदार्थ अवस्था में नहीं मिलेगा अपने को? नहीं, पदार्थावस्था में 2 कोश ही है ना, 2 ही कोश है, प्राणमय और अन्नमय। प्राणावस्था में 3 है। हाँ, और प्राणावस्था में प्राणमय, अन्नमय और मनोमय। ओके। जी। और फिर जो ये आनंदमय कोश है, मेरा जो एक्चुअल डाउट ये था कि ये जीवन में है या प्राणावस्था की इकाई जो शरीर है उसमें है? जीवन में। ओके, लेकिन जब अपन जीवन इसको, में है। जब इसको हाँ। जीव में समझते हैं तो हाँ। अविभाज्यता में ही समझ में आता है। मतलब अपन जब जीवावस्था बोल रहे हैं ना, तो जीवावस्था का मतलब जीवन और शरीर दोनों के योगफल में, क्योंकि अगर जीवन परमाणु में देखेंगे तो उसमें अन्नमय कोश नहीं है, लेकिन अन्नमय कोश दूसरे तरीके से पहचानने में आता है कि जीवन जो है ना अर्थ को ग्रहण करता है ना, पात्रता योग्यता क्षमता को ग्रहण करता है उस अर्थ, तो ग्रहण क्रिया उसमें बनी रहती है, और फिर वो जो ग्रहण करता है उसको अभिव्यक्त करता है, प्रसारित करता है, समझ को प्रसारित करता है ना, उसको अभिव्यक्त करता है, संप्रेषित करता है। लेकिन मानव में देखेंगे तो मानव में 5 कोश पहचानने में आएंगे। जैसे जीवावस्था में ज्ञान विवेक विज्ञान का पहचान नहीं है, इसलिए उसमें विशेष ज्ञान का कोश यानी विज्ञान में कोश का प्रमाण नहीं है। आनंदमय का भी नहीं है वहां तो जीवों में? जीवों में आनंदमय कोश है, इसलिए जीव में सुख दुख होता है।
और वो जो है सुख जी। दुख है, जो सुख दुख है वो विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से ही है। हेलो। जी। जीवों में आनंदमय कोश है। हाँ, जीवों में आनंदमय कोश है, इसीलिए जीवों में सुख दुख का प्रकाशन है। और सुख दुख जीवों का में कहाँ सुख दुख प्रकाशन, है, वहां तो सिर्फ सिर्फ जीने की आशा है। हाँ, तो वो यदि आहार उनको नहीं मिलता दुखी रहते हैं। दुखी रहते हैं इसी, मतलब? हाँ, प्रतिकूलता बस दुख का प्रकाशन है। मतलब दुखी उस अर्थ में नहीं है जो जीवन में दुख होता असुविधा, है, असुविधाजनक है उनके लिए, लेकिन दुख प्रतिकूलता है। हाँ, लेकिन पीड़ा तो अनुकूलता है ना, प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता बस जो पीड़ा है, पीड़ा के रूप में दुखी तो है। यदि इसमें बाधा आती है ना, आहार निद्रा भय मैथुन में, हाँ, तब उनमें जो है वो दुख का प्रकाशन होता है, विरोध होता है, आक्रमण होता है, ये सब होता है। अच्छा। जैसे कुत्ते को खाना नहीं दो तो फिर उसका व्यवहार बदल जाता है, उसको सोने मत दो तो वही जो है पालतू कुत्ता भी काटने लगता है ना। या डरा दो, डराने की स्थिति में भी वो अपना आचरण छोड़ के दूसरा आचरण करने। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में ही है, यदि ये अनुकूल बना रहता है तो वो स्वभाव गति में रहते हैं। यदि ये इसमें व्यवधान आता है तो वो स्वभाव गति थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ही उनको आहार मिल जाता है तो फिर सामान्य हो जाता है। लेकिन वो तो मनोमय कोश में हो गया ना, चयन करने वाला अथवा चुनाव करने वाला अंग की मनोमय कोश है। हाँ, जानवर जो है उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो डिसाइड करते वो हैं, तो चयन वो करते चयन हैं। में वो तो चयन हो गया, लेकिन आदमी के हस्तक्षेप से, जैसे मान लो हम किसी जानवर को पालतू जानवर बनाते हैं, उस हाँ, समय यदि उसका आहार नहीं दें तब उसका वो रिटेलिएट करते हैं ना जानवर। ये रिटेलिएट कैसे करते हैं? अब जैसे आपने आहार की बात करी, तो जैसे कुत्ता है ये मांसाहारी जानवर है। वो भौंकेगा फिर। नहीं, मांसाहारी जानवर है और हम उसको कभी भी मांसाहार नहीं कराते, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है कुत्ता। नहीं, कुत्ता तो मांसाहारी ही होता है, वो जो मानव के नहीं, केवल प्रभाव मांसाहारी में नहीं आता होता है ना, तभी केवल शाकाहारी होता है। शाकाहारी। नहीं नहीं, बहुत सारी शाकाहारी चीजों को, वनस्पतियों को खाते रहते हैं। तो दोनों होता है, लेकिन मूल रूप से मांसाहारी होता है, मतलब मांसाहार उसमें ज्यादा है, शाकाहार कम होता है। और बिल्ली? बिल्ली भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों होती है, इसीलिए बिल्ली दूध भी नहीं, पीती है। बिल्ली तो है जी। दूध पीती है, नहीं पीती? नहीं, दूध तो ये सारे जानवर जो जो मैमल्स हैं, जिनके मतलब के स्तनधारियों से पैदा होते हैं, दूध तो पीते हैं, लेकिन माँ का ही पीते हैं, वो थोड़े दिन के लिए पीते हैं बस। तो शाकाहारी सिद्ध हुए ना, उनमें शाकाहार मांसाहार दोनों होता है। देखिए, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो केवल मांसाहारी है ना। हाँ, ऐसे ही मानव में है, कोई भी धरती में सभी मानव जो मांसाहारी भी हैं वे सब शाकाहारी तो होते ही हैं, लेकिन सभी शाकाहारी होते ही होते मांसाहारी हैं। नहीं होते। हाँ, लेकिन सभी हाँ, मांसाहारी नहीं होते। शाकाहार मतलब जो 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 मांसाहारी होते हैं, अपने जो ये पकाते वकाते हैं अपने इसको, हाँ मांस को, वो सारे इसमें वेजिटेबल ऑयल में या घी में किसी में ही पकाओ चाहे, है ना, फिर उसको चावल के साथ खाएंगे या ब्रेड के साथ खाएंगे या जैसे भी हाँ खाएंगे, हाँ। तो वो तो इसलिए ठीक है। शाकाहार तो अनिवार्य है उनमें। जैसे जीवों में भी ऐसे ही रहता है, कुछ कुछ प्रकार की वनस्पतियां खाते हैं। हम्म। लेकिन ये इतने बड़े वांग्मय में बाबा जी ने इतनी बुक्स के अंदर वर्ड तो यूज किए हैं, शाकाहारी या मांसाहारी। जैसे से अभी आप बोल रहे हो कि कुछ जानवर जो है, या मतलब सभी जानवर शाकाहारी तो बेसिकली होते ही होते हैं, ऐसा कहीं तो आया नहीं है पढ़ने में। नहीं, जो क्रूर अक्रूर लिखा है उसमें, शाकाहारी हाँ, मांसाहारी नहीं लिखा। क्रूर और अक्रूर होते हैं, कुछ लोग, कुछ जानवर अक्रूर होते हैं, कुछ क्रूर होते हैं।
तो क्रूर की क्या classification। डेफिनेशन क्या दी है क्रूर की, है किसी के पास वो भाई अपना क्या बोलते हैं हैं? परिभाषा संहिता है सुनील जी? क्रूर का यही है, अभी आएगा अपन आगे, अभी इसी इसी किताब में आएगा। अच्छा चलो पहले इसको हाँ, निपट लेते हैं। हाँ। जो पदार्थावस्था मतलब जो जड़ परमाणु है उसमें प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है, हम्म। राइट? हम्म। और जो प्राणावस्था की इकाइयां हैं उनमें मनोमय कोश, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश तीनों हैं, हम्म। ठीक है? जीवों में आनंदमय जुड़ गया जीवों में आनंद में जुड़ गया। और ज्ञानावस्था में विज्ञानमय जुड़ गया, और वो भी जागृत मानव में ही है विज्ञान में। यदि मानव हाँ जागृत नहीं हुआ है तब तो वो केवल जीवों के जैसे ही जीता है ना। इसीलिए लिखा है कि आनंदमय कोश जो है वो भ्रमित जीवन में भी रहता है, भ्रमित मानव में, तो यानी उसमें संभावना ये है। रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक बात मुझे ये पूछनी थी कि हाँ। नेचर के अंदर टोटल जो है ना, ये क्योंकि बात शुरू की बाबा जी ने कोश वाली, इन्होंने पहले पूरी सृष्टि को उसमें वर्गीकृत किया है ना। हम्म। हम्म। वर्गीकृत में अविकसित सृष्टि और विकसित सृष्टि, अर्धविकसित, है ना, ऐसे चार उन्होंने में, बात करी। चार में है ना। हाँ, चार में की। और ये क्लासिफिकेशन उन्होंने बोला कि ये जो है ये कोश गठन भेद के हिसाब से है। इनका जो वर्गीकरण सृष्टि है, का उपरोक्त वर्गीकरण इनमें कोश भेद क्या है, तो मूल रूप से भेद जो हाँ, है कोष गठन का कोश ही गठन भेद है। का है। तो अब ये तो मुद्दा आता अभी है, इसी को ये यदि आप विकास क्रम मानव में में कोश। देखेंगे, हाँ अब ये जो प्रवृत्ति है कोष गठन की, जो प्रवृत्ति है, हाँ यही जो है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र है जिसको अपन कह रहे हैं ना। हाँ ये भी कोष गठन की जो प्रवृत्ति है वही प्रवृत्ति काम कर रही है, जिसके कारण से हाँ, मानव संबंध में रहता है, परिवार में रहता है ना, समाज में रहता है। हम्म। इसी का चेतना का विकास भी नाम है, इसी को चेतना विकास भी। तो अगर इसको तो विकास क्रम में जैसे देखें अपन। स्वायत्त हाँ जी, मानव, परिवार हाँ जी। मानव, है ना, समाज मानव, व्यवस्था मानव, इस तरीके से यदि देखें तो ये कोष, कोष वाली जो प्रवृत्ति है ना, कोष का मतलब संपन्नता भी लिखा है ना इसमें, हम्म संपदा। हम्म प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोष है। तो वैसे ही मानव का संगठित होना, एक हाँ सूत्रित होना, है ना, एक सूत्रित होना, हाँ अखंड समाज तक एक सूत्रित होना। तो जैसे हाँ सभी कोष सम्मिलित रूप से क्रिया करके क्या करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और व्यवस्था में भागीदारी को बनाए रखते हैं पूरे अस्तित्व में। हम्म तो उसी तरीके से मानव स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो ये हम्म। प्रवृत्ति मानव के अंदर जो है वो कोष के कारण से ही रहती है। कोश अगर शिक्षा पूर्वक या अनुसंधान पूर्वक जागृत हुआ रहता है तो विज्ञान में कोश तब होती है। विज्ञानमय कोष। उसके तो दो ही तरीके बताए विज्ञानमय, ना अभी, एक अनुसंधान हाँ, पूर्वक, एक अध्ययन पूर्वक। तो विज्ञानमय कोष जो है जब तक होता नहीं जागृत मानव में, तब तक आनंदमय कोष में रहता है वो, मैं ये यानी पूछ रहा था विषयों आपसे। विषयों के आधार पे सुखी दुखी होता है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जैसे 5 कोश बताए हैं जी सृष्टि जी। के अंदर, तो ये हर अवस्था मतलब ये जैसे प्राणावस्था, पदार्थावस्था और जीवावस्था और ज्ञानावस्था, ये जी। इसमें सब में रहते ही हैं और एवोल्यूशन के क्रम में ये जागृत होते हैं, या कैसे, क्या सिस्टम है इसका? जैसे अभी ये नहीं, डाउट आया ना, अभी मानव, ये जागृत बने ही रहते मानव हैं, और ये पहले से बने होते ही हैं। रहते हैं। हाँ नहीं, ये बने रहते हैं, तो ये आंखों कोषों के का पास होते विकास होना ही अवस्था परिवर्तन है, जिसको अवस्था परिवर्तन कह रहे हैं। जैसे पदार्थावस्था में जैसे ही मनोमय कोष का विकास हुआ, वैसे ही वो प्राणावस्था हो। मनोमय कोष को खत्म कर दीजिए, उसमें से चयनवादी प्रवृत्ति को प्राण कोशा में से खत्म कर दीजिए, वो वापस पदार्थावस्था में चले जाएगी। तो जिसको उदात्तीकरण बोल रहे हैं वो कोष का घटना है, बढ़ना हुआ फिर इसका मतलब। उदात्तीकरण जो है वो अलग चीज है हाँ ना। उदात्तीकरण जो है वो
उदात्तीकरण एक घटना है ना। कोष एक संपन्नता है। जैसे शिफ्टिंग होती ना, हमें एक शिफ्ट हो गए, हाँ, तो ये जो शिफ्टिंग की क्रिया है वो उदात्तीकरण है ना। उससे रिटर्निंग नहीं है वापस, पदार्थावस्था है, उससे वापस वापस आना नहीं है। वापस भी आ सकते, क्यों नहीं आ। जैसे प्राण हम्म, कोशाएं डेड हो गई, वापस आ गए, लेकिन हाँ, वो डेड होने के बाद रासायनिक क्रियाओं में उदात्तीकरण पूर्वक जो है अग्रिम अवस्था में शिफ्ट होने की प्रवृत्ति रहती। तो प्राणावस्था की उसी इकाई को जब तो ये पदार्थावस्था में आती आशय है, प्रयोजन सहित बोलते हैं। प्राणावस्था की कोई इकाई जब डेड हो जाती है, पदार्थावस्था में आ जाती है, तो उसका हाँ ये मनोमय कोष खत्म हो गया, इसका मतलब। हाँ, चयनवादी क्रिया खत्म हो गई, ओके। लेकिन वो उदात्तीकरण पूर्वक पुनः जो है प्राणमय कोश में बदलती, प्राण कोशा में बदलती, हम्म, वो उदात्तीकरण है। रासायनिक उर्मियां जो है ना, उनमें उदात्तीकरण का क्रिया रहती तो इसका मतलब ये हुआ, ये जीवन में और भौतिक परमाणु में 5 के 5 कोष होते हैं, वहां पे इनका प्रकाशन नहीं है, और जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में आनंदमय कोष का प्रकाशन है, ये मतलब जी हुआ। जी। और उसके बाद जागृत मानव में अध्ययन या अनुभव पूर्वक विज्ञानमय कोष का प्रकाशन। विज्ञानमय कोश का प्रकाशन। हाँ, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि जो विज्ञानमय कोश का प्रयोजन क्या है, तो उसका प्रयोजन दुख का निवारण है। ज्ञान में एक विज्ञान के रूप में है, मतलब ये। हाँ, दुख का निवारण उसका जो है मूल आशय है, हाँ, यानी ओके ओके, यहाँ निवारण लिखा भी है और जीवावस्था में निवारण का मामला नहीं है। निवारण का मामला नहीं। हाँ, वहाँ व्यक्त इसलिए करता है, वहां पे कर्म लेकिन स्वतंत्रता, मतलब कर्म करते समय स्वतंत्रता नहीं है, और ना कर्म फल भोगते समय। मानव में कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन फल भोगने की स्वतंत्रता नहीं है भ्रमित मानव में। जागृत मानव में दोनों स्वतंत्रता है, कर्म करने की भी और फल भोगने की। दूसरा, वहाँ कल्पनाशीलता भी नहीं है ना, जी जानता है। हाँ जी। कल्पनाशीलता नहीं है तो अध्ययन नहीं कर सकते किसी भी चीज का। अध्ययन नहीं कर सकते तो दुख का निवारण कैसे करेंगे। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर अपन बाकी फिर कल पढ़ेंगे, 1-2 पैराग्राफ। चलिए साहब। भैया जी, एक सरल शब्दों में समझाइए ना कोश, एक बार आपके शब्दों में। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक प्रवृत्ति होती ना, प्रवृत्ति के रूप में कोष को पहचानते हैं। जैसे परमाणु में 2 प्रकार की प्रवृत्ति है। एक प्रकार की प्रवृत्ति है जिसके कारण से परमाणु के अंश व्यवस्था में बने रहते हैं, है ना। नहीं तो लोग पूछेंगे भाई क्यों बने रहते हैं व्यवस्था में, तो उसका कारण पता नहीं। तो इसीलिए जो विज्ञान है वो कहता है कि ये बिहेवियर जो है अनसर्टेन है, ऐसा वो लोग कहते हैं, वो पहचान नहीं पाते ना सर्टेनिटी को। जबकि मध्य दर्शन ये कह रहा है कि उनमें प्राणमय कोश रहता है, और प्राणमय कोश का मतलब क्या है कि जो व्यापक वस्तु है उससे वो प्रेरणा को ग्रहण कर सकता है। वो प्रेरणा किस रूप में रहती है, तो उसमें ऊर्जा संपन्नता और बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में वो कोष में वो प्रेरणा बनी रहती। इसी के कारण से वो एक व्यवस्था में आचरण करते रहते हैं, यानी हर परमाणु का आचरण निश्चित है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये जो प्रवृत्ति है परमाणु को, इसी को बाबा जी ने नाम दिया है प्राणमय कोष, प्रेरणा को ग्रहण करने वाला कोष। इसके बाद दूसरी प्रवृत्ति परमाणु में ये देखी गई है कि परमाणु जो है क्रिया करते करते उसमें दूसरे परमाणु से यदि कोई अंश मुक्त होता है, उसको अपने में आत्मसात कर लेते, ग्रहण कर लेते, और जैसे ही उसको ग्रहण करते हैं वो अंश भी व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है। इसको कह रहे हैं अन्नमय कोष। ये समझ में आया है कि नहीं?
हाँ भैया। और कई परमाणु ऐसे होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो परमाणु में से अंश निकल जाते हैं ना, तो जो निकल जाते हैं उसी को विसर्जन क्रिया कह रहे हैं। तो इस तरीके से परमाणु में या पदार्थावस्था की सृष्टि में ये दोनों अंश जो है वो दोनों क्रियाएं पहचानने में आती हैं, जिसको अपन कह रहे हैं अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, और इस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो संपूर्ण जो प्राणावस्था की रचनाएं हैं उनमें ये दो प्रवृत्तियां पहचानने में आती हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। जैसे जितनी भी, जैसे पानी है, पानी में भी ये प्रवृत्ति रहती है, पानी में भी प्रेरणा ग्रहण करने की ताकत रहती है और साथ में उसमें ग्रहण विसर्जन का भी क्षमता रहती है। लेकिन वो ग्रहण विसर्जन दूसरे प्रकार से, जैसे ताप को ग्रहण करना, ताप को विसर्जित करना, शीतलता को ग्रहण करना, शीतलता को विसर्जित करना, इस रूप में वो बनी रहती है। तो ये प्रवृत्तियां मूल रूप से परमाणु में रहती हैं, उसकी जो लाक्षणिकता है वो रचना संसार तक बनी रहती है ना, यानी रासायनिक क्रियाओं तक बनी रहती है। ठीक है, फिर जब जैसे ही वनस्पति पैदा होती है, तो जैसे हम बीज को मट्टी में डालते हैं, तो हर प्रकार का बीज, चाहे वो इमली का बीज हो, आम का बीज हो, जामुन का बीज हो, है ना, या किसी कड़वे फल का हो, करेले का बीज हो, तो वो अपने अपने पोषक तत्वों को बीज जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, चयन कर लेते हैं, ये जो प्रवृत्ति, इसी को बाबा जी कह रहे हैं मनोमय कोश है। जैसे मान लीजिए हम लोग आहार खाते हैं बहुत अपने शरीर में, तो हर अंग को जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व को उसका चयन करने का मैकेनिज्म उस अंग में रहता है। वो अपने अपने पोषक तत्वों को वो अंग जो है ग्रहण कर लेते, चयन कर लेते। तो उसमें अन्नमय कोश भी सिद्ध होता है और साथ साथ उनमें चयन करने का कोश भी रहता है। तो इस रूप में हम सभी प्राणावस्था की क्रियाओं में 3 प्रकार के कोश को पहचान सकते हैं, है ना। शरीर में हम देख ही सकते हैं इसको अपने शरीर में, और वनस्पति संसार में भी देख सकते हैं, मनोमय कोश तक का जो क्रिया है। लेकिन जो जैसे ही जीवन आ जाता है जीवावस्था में, तब उसमें सुख दुख का प्रकाशन होता है, वनस्पति में सुख दुख का प्रकाशन नहीं होता है। तो ये जो सुख दुख का प्रकाशन होता है, इसी का नाम आनंदमय कोश है। और वो कह रहे हैं कि जीवावस्था में जो 4 विषय होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो उसके कारण से ही उनमें सुख दुख होता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जीवावस्था में ये 4 विषयों का सेवन करने का अधिकार आ जाता है उनके पास, जो वनस्पति में नहीं है। फिर जागृत मानव में, अब ये जो आहार निद्रा भय मैथुन विधि से यदि मानव जीता है, इसमें तृप्त होता नहीं, इसमें अतृप्त होता है, यानी उसमें दुख बनता है, समस्या बनती है। तो ये जो दुख और समस्या बनती है, इसका जो समाधान है वो विज्ञानमय कोश के रूप में जागृत मानव में होता है। तो यदि जागृत मानव में विज्ञानमय कोश आता है, यानी उसमें ज्ञान संपन्नता आती है, और ज्ञान और विवेक और विज्ञान का प्रयोग जो है वो अपने दुख को दूर करने में उसको करता है। तो ये जो प्रवृत्ति मानव के अंदर बनी रहती, इसी का नाम उन्होंने कहा कि ये विज्ञानमय कोश है। अभी स्पष्ट हुआ सुनील भाई के? और हाँ ठीक है भैया। भैया ये इसमें जैसे विज्ञान में कोश में विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग, ये अंग का क्या मतलब यहाँ कहना चाह रहा है ये? अंग का मतलब प्रवृत्ति से है, इसीलिए उन्होंने कोश के परिभाषा में लिखा है कि प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार जो संपदा है, मतलब जो प्रवृत्ति होती है वो किसी एक चीज से नहीं होती है,
मतलब कोई एक क्रिया के रूप में नहीं होती, कई क्रियाओं के सम्मिलित योगफल में होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जिम्मेदार संपदा ही कोष है, ऐसा है कोष की परिभाषा में लिखा है। जैसे मानव में अपराध की प्रवृत्ति है, अपराध की प्रवृत्ति के लिए मानव में कई कारण होते हैं, कई कारणों से मिलके आदमी में अपराध का प्रवृत्ति होता है, नहीं तो नहीं होता है। यदि वो कारण नहीं रहते हैं तो नहीं होता है। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये समझ में आता है तो फिर सह अस्तित्व की ओर गति बनती है, सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से सोचने में गति बनती है, नहीं तो व्यक्तिवाद में ही जाता है। तो हम सभी चीजों को व्यक्तिवादी मान लेते हैं, मेरा सुखी होना, मेरा दुखी होना, मेरा जागृत होना, है ना, मेरा व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना, ये सबको हम व्यक्तिवादी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो जैसे एक व्यक्ति जब परिवार मानव होता है और परिवार जब व्यवस्था में भागीदारी करता है ना, परिवार की परस्परता में व्यवस्था में भागीदारी करता है, फिर ऐसे परिवार समूह ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सब कोष हैं, है ना। यदि आप कोष की तरीके से देखें तो ये सब प्रवृत्तियां हैं। तो इसीलिए व्यक्ति का आचरण परिवार का आचरण नहीं होता, परिवार के आचरण में व्यक्ति का आचरण समाया रहता है, जिसको अपन अग्रिम कोष विकास कह रहे हैं ना। अग्रिम कोष विकास की प्रवृत्ति है सह अस्तित्व में। तो वैसे ही समाज का आचरण परिवार का आचरण नहीं होता, परिवार का आचरण समाज के आचरण में समाया रहता है। ऐसे ही समाज का आचरण राष्ट्र का आचरण नहीं होता है, राष्ट्र के आचरण में समाज का आचरण समा जाता है। इसी को कह रहे हैं कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समा जाता है। वैसे ही पूरी मानव जाति का आचरण, जिसको मानवीय आचरण कह रहे हैं, उसमें राष्ट्र का आचरण समा जाता है। राष्ट्र का आचरण मानव का आचरण नहीं है, राष्ट्र का आचरण भी समुदाय का ही आचरण। तो मानवीय आचरण में राष्ट्र का आचरण समा जाता है, और ये जो समा जाता है इसी को बाबा जी ने कहा कि समुदाय चेतना जो है वो मानव चेतना में विलय हो जाती है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको हम मानव जाति में भी पहचान सकते हैं, सामाजिक क्रिया में भी पहचान। इसी तरीके से आप सभी व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में पहचान सकते हैं। जैसे एक है समृद्धि जो परिवार की सीमा में है, और दूसरी है पूरी मानव परंपरा में समृद्धि का बना रहना। तो मानव परंपरा में हम क्या चाहते हैं, पूरी मानव परंपरा में समृद्धि बनी रहे या हम केवल व्यक्ति के रूप में समृद्धि चाहते हैं? क्या उत्तर आएगा? हम क्या चाहते हैं, हमारा परिवार समृद्ध हो जाए या हमारा राष्ट्र समृद्ध हो जाए? मानव परंपरा के रूप में चाहते हैं। मानव परंपरा। सुनील भाई? हाँ भैया, भाई वो अभी एकदम चाइना क्लियर हुआ भैया। चाइना क्या रहती है? तो फिर प्रश्न आएगा ये चाइना का स्रोत क्या है? तो स्रोत प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है उसका स्रोत क्या है? तो सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व में जो प्रवृत्ति है वो उनको नाम दिया बाबा जी ने। ये 5 प्रकार की प्रवृत्ति हैं, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, है ना, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। ऐसा अभी स्पष्ट हो रहा है? अजीत भाई ठीक बोल रहा हूँ ना? आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन इसमें जैसे ये मनोमय कोश वाली जो बात थी, इसमें लिख भी रखा है, आपने भी बोला है, बाकी वांग्मय में भी कई जगह पढ़ा है कि कोई भी पेड़ जो है वो जो है ना, जैसे अपने पोषक तत्वों का, हाँ, पोषक तत्वों का तो बात ठीक रहती है, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है खट्टे मीठे या ऐसे जो है ना रसों को ग्रहण करता है। हाँ, वो उदाहरण के लिए बताया था। हाँ। तो अगर मीठे रस को आम का पेड़ जो है उसकी जड़ें सेलेक्ट करती है मान लो,
और वहीं खारा रस भी होता है, वहाँ खट्टा रस भी रहता है धरती के अंदर, ठीक है। तो जो राइप मैंगो है वो तो मीठा रहता है और अनराइप मैंगो जो है वो खट्टा रहता है। तो उसने अगर मीठे रस को ग्रहण किया तो खट्टा रस कैसे मिला अपने को? एक बात तो ये आई। दूसरी बात ये आई है इसको जो है ना कि खट्टे और मीठे के रूप में ना देखें आप, रस लेकिन के रूप लिखा में हुआ ऐसे ही देखें। है, हैं? लिखा नहीं, हुआ ऐसा ऐसे ही है। नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। रस लिखा है, रसों को ग्रहण करता है। हाँ, हर फल में एक प्रकार के रस होते हैं ना, वो जो रस हैं वो उनमें खट्टा मीठा ये सब चेंज होता रहता है। मतलब कोई भी फल ऐसा भी हो सकता है जो किसी कारण से कड़वा भी हो सकता है, मीठा फल कड़वा भी हो सकता एक ही पेड़ पे जो सनलाइट को फेस करते हैं है। हाँ, उनका उनमें थोड़ा अलग रहता है। और अलग है। जैसे जो फ्रूट ट्रीज में फ्लावरिंग होती है ना, वो लगभग 1 महीने तक चलती रहती है। कुछ फूल पहले आ जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद आते हैं, क्योंकि कुछ ये उसके चयन बाद क्रिया आते हैं। केवल जड़ों से नहीं हो रही है ना, ये चयन क्रिया वातावरण से भी हो रही है, हवा से, सूर्य के हाँ, प्रकाश से, उससे भी चयन करता है ना पेड़। लेकिन यहाँ भूमि लिखा हुआ है ना, इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर स्थित हाँ, विभिन्न उदाहरण के लिए वनस्पतियां बता रहे हैं अपनी ना, अपनी आवश्यकता अनुसार। अब स्पष्टीकरण के अगर लिए इसको समझा रहे हैं। अपन लें आवश्यकता अनुसार, आवश्यकीय तत्व ये लिखा है इन्होंने, आवश्यकीय तत्व और रस। तो आवश्यकीय तत्व को अगर अपन थोड़ा स्पेसिफिकली बोलेंगे तो यही हुआ, भी सल्फर है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है ना, कार्बन है, ये हाँ, तत्व हैं। तो ये जितने तत्व मैंने बोले हैं ये तो न्यूनाधिक हर पेड़ पौधे को चाहिए। हाँ, तो इसमें फिर सिलेक्शन वाली बात कहाँ हुई? जैसे फास्फोरस है, कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसको फास्फोरस नहीं चाहिए, है ना। तो किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। है। हाँ, कम चाहिए। उसी के आधार नहीं, पे हम उसको लोग चाहिए, अपनी उसको पोषकता चाहिए को तय हाँ, करते हैं। जैसे नहीं नहीं, वो जितना उस पौधे को चाहिए जेनेटिकली, धरती में अगर उतना नहीं है तो वो पौधा वहां ग्रो ही नहीं करेगा। वो ग्रो नहीं करेगा। हाँ, हाँ, जैसे फास्फोरस एक ये पौधे को ग्रो मान लो 100 करेगा ग्राम तो चाहिए, जल्दी मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा, वो उसमें फल नहीं लगेंगे या कुछ होगा, या ऐसा फल होगा नहीं मतलब। लगेगी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, हाँ, क्योंकि वो तो उसका आवश्यकीय चयनवादी तत्व, क्रिया जो है हाँ, पूरा नहीं हो रहा है। तो अब वो आवश्यकीय तत्व है, लेकिन दूसरे पौधे को भी फास्फोरस चाहिए, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं चाहिए, हाँ, और है ना। इसीलिए जब हम कहीं पे फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो उससे गुणवत्ता पे असर आता है। कई केमिकल फर्टिलाइजर डालने से कई पौधे मर भी जाते हैं। हाँ, लेकिन और कई प्रकार का खाद होता है, जैसे हाँ, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग, वो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उससे समृद्ध होता है। उसमें हाँ, भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान लो गोबर, गोबर से हम बनाते हैं ना, तो यदि हम सीधा गोबर दे देते हैं तो उसमें मर भी जाता है। तो गोबर को भी प्रोसेस करना पड़ता है ना, तब जाके वो खाद बनता है जिसको वनस्पति ग्रहण कर सके। तो ये तो समझ में आता ही है ना, मनोमय कोश तो चयनवादी क्रिया तो पहचानने में आती तो अब मनोमय कोश को है। और यही पुष्टि चयनवादी से भी क्रिया जोड़ सकते हैं अपन। मन में भी रहती है, जिसको अपन जीवन कह रहे हैं ना, जीवन में भी चयन का क्रिया रहता है। पाठक जी, इसको मनोमय जो कोश है, हाँ, इसको पुष्टि से भी जोड़ सकते हैं अपन। किससे? पुष्टि धर्म जिसको बोलते हैं, हाँ, यही तो पुष्टि क्रिया है ना। पुष्टि धर्म से जोड़ सकते हैं ना इसको अपन। हम्म। तो पोषण का क्रिया। पुष्टि धर्म यहाँ हो गया। और फिर जीवावस्था में आशा धर्म, आशा धर्म को इन्होंने बोला है। यदि आप पुष्टि को देखेंगे तो पुष्टि तीनों को मिला के है। आनंदमय कोश को फिर अपन यदि आप वो पुष्टि बोलेंगे। जिसको कह रहे हैं ना, पुष्टि, हाँ जी, तो पुष्टि में प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, तीनों के योगफल में पुष्टि है। हाँ, ठीक बात है। फिर आनंदमय कोश को अपन क्या बोलेंगे फिर? वो बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जीने की आशा जिसको कह रहे हैं ना, हाँ, आशा। आशा, आशा धर्मीयता को जोड़ेंगे इसमें।
हाँ, और जीने की आशा का मतलब क्या है? शरीर को जिंदा बनाए रखने की आशा। हाँ क्योंकि वहाँ जीना जो है जीवन के अर्थ में नहीं है ना, शरीर के अर्थ में। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन को जो मेंटेन करना है वो जीने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के शरीर लिए के, है basically। हाँ, शरीर से संबंधित है चारों। तो ये जुड़ गया उससे, फिर आशा धर्मनीयता से जुड़ गया। तो ये चारों कोष को मिला के अपन यदि देखेंगे तो जिसको आशा अपन कह धर्मनीयता। रहे हैं जीने जीने की आशा स्पष्ट होगी। जी जी। क्योंकि जीने की आशा में प्रेरणा भी है, अन्नमय कोष भी है, प्राणमय कोष भी है, मनोमय कोष भी है और आनंदमय कोष। चारों कोषों की सम्मिलित क्रिया से फिर धर्म का प्रकटन होता है ना, इसको जीने की आशा कह रहे हैं ना। ऐसा ऐसे ही मानव में जब पांचों कोष सुचारू रूप से काम करेंगे तभी वो उसमें सुखी हो सकता है। सुख की निरंतरता आएगी। अदरवाइज सुखी नहीं हो सकता। ठीक बात। काफी बढ़िया है ये। लेकिन मेरे को ना शुरू से, जैसे अपने पहले भी अध्ययन कर रहे थे, आई थॉट ये कोष जो है ना, कोष वाला जो चैप्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब अपन पूरे वाङ्मय को पढ़ते हैं तो इसका कोई विशेष जिक्र नहीं किया हुआ कहीं और। हाँ, मतलब लेकिन जितना मतलब मानव भाई, व्यवहार दर्शन में इसके ऊपर 2 पेज लिखे हुए हैं। हाँ, तो इससे वहाँ जो ज्यादा आवश्यक में, नहीं है ना। फिर इसके बाद प्रवृत्तियों का बात कर दिया ना बाबा जी ने। हाँ, तो प्रवृत्ति तो रहती है, जो जिसको अपन कह रहे मुझे हैं कि पर्सनली ऐसा लगता है पाठक जी कि ये आनंदमय कोष को जो उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन में 2 पेज दिए हैं, ये शायद से कोई ये फिलोसफर टाइप जो लोग होते हैं ना, जिन लोगों को कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, जैसे किसी ने कोई वेद पढ़ा हुआ है तो वहां सर्टेनली इन कोशों का और कई नाम पहले आए हुए हैं ही। तो वो जो भी कोई आदमी है जिसके पास वो उस टाइप की सूचना है, वो यहाँ भी बोलेगा भी कोशों को आप कैसे डिफाइन करते हो या कोशों का आप कैसे मतलब निकालते हो। तो आई हाँ, थिंक तो वो बाबा जी ने उसी अर्थ में बोला है ये। उसी अर्थ क्योंकि में बोला इसके है। बाद तो सारा विश्लेषण रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा के रूप में हाँ, है ना। लेकिन साथ साथ वो प्रवृत्तियों की बात भी करते हैं, जैसे जैसे मानवीय प्रवृत्ति या मानवीय प्रवृत्ति, इसकी भी बात करते हैं। तो जब इन प्रवृत्तियों को पहचानने जाते हैं तो पता लगता है कि सम्मिलित क्रिया होती है। जैसे विचार की प्रवृत्ति है, तो विचार में जिसको अपन वृत्ति कह रहे हैं ना, तो वृत्ति में 36 क्रियाएं हैं, है ना। 36 क्रियाओं के योगफल में जो मानवीय अमानवीय प्रवृत्तियां बनती हैं, जिसको अपन असंग्रह आदि बोल रहे हैं, संग्रह आदि बोल रहे हैं ना, जो विचार प्रवृत्ति है। तो वैसे तो वृत्ति में है ना 36 क्रियाएं, 18 दूनी 36 क्रियाएं, है ना जी। तो 18 तो क्रिया है स्थिति में, 18 गति में, है ना। दोनों मिला के 36 क्रिया है। लेकिन 36 क्रियाएं जब योगफल में कोई एक प्रवृत्ति को पैदा करती हैं तो वो 5 ही प्रवृत्ति हैं, जिनको अपन अमानवीय प्रवृत्ति या मानवीय प्रवृत्ति कह रहे हैं, जो विचार की प्रवृत्ति है। जैसे मन में 64 क्रियाएं हैं, लेकिन यदि आस्वादन के रूप में यदि उसको देखते हैं तो आस्वादन 3 ही प्रकार के, रुचि मूलक, मूल मूलक, लक्ष्य मूलक, 3 ही प्रकार के। तो आस्वादन प्रवृत्ति यदि इसको बोले तो आस्वादन प्रवृत्ति मानव में 3 ही है, रुचि मूलक, मूल मूलक, लक्ष्य मूलक। ऐसे प्रवृत्तियों को अपन पहचान सकते। उसी तरीके से इच्छाएं भी हैं मानव में, जो शुभेच्छाएं हैं, है ना। तो चित्त में जो भी क्रियाकलाप है ना, 16 क्रियाएं हैं चित्त में। वो 16 क्रियाएं यदि उसको अपन समझेंगे तो जैसे श्रुति, स्मृति, मेधा, कला, कांति और रूप, निरीक्षण और गुण, संतोष, 18 है चित्त में। हैं 18 है ना चित्त में। हाँ, 2 16 8 बोल रहे हो, 18 नहीं है। हाँ, 18 है। हाँ जी। श्रुति, स्मृति, मेधा, कला
कांति और रूप, निरीक्षण और गुण, संतोष और शरीर, वात्सल अपना धी वात्सल्य धी और धृति। श्री और संतोष और श्री। फिर इसके हाँ। बाद 3 मूल्य है, वात्सल्य मूल्य है और प्रेम मूल्य है, और प्रेम और अनन्यता, विश्वास। वात्सल्य और सहजता और श्रद्धा, और तो इतने हैं। हाँ हाँ, हाँ ऐसे। ठीक बात। टोटल जो है नहीं है। तो इनके सम्मिलित जो चित्रण है, यदि इन सम्मिलित चित्रण को देखते हैं तो वो सम्मिलित चित्रण 8 ही है। रूप, गुण, गणना, काल, विस्तार, श्रम, गति, परिणाम, इतने ही चित्रण है। तो 8 चित्रण होते हैं, है ना। इन सब जो भी चित्त में क्रियाएं होती हैं ना, वो चित्त की क्रियाओं के योगफल में, है ना। 16 क्रियाएं हैं चित्त में, 16 क्रियाएं है ना जो जी। भी। तो यदि हम एक एक क्रिया को समझेंगे तो एक एक क्रिया भी होगी, लेकिन इन क्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव को समझेंगे वो भी स्पष्ट होते हैं। तो इसीलिए जो प्रमाण भी वैसे ही आता है, जैसे एक एक व्यक्ति का आचरण और परिवार का आचरण, एक एक परिवार का आचरण और समाज का आचरण, है ना। तो एक एक जो समाज है उसका आचरण और राष्ट्र का आचरण, एक एक राष्ट्र का आचरण और पूरी मानव जाति का आचरण। तो इस तरीके से ये प्रवृत्तियों के कारण से ही जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में 5 स्थितियों में मानव है, इसी को व्यवस्था के अर्थ में उन्होंने 10 सोपान में कर दिया, है ना। ठीक बात है। फिर यदि ये सबके इसी तरीके से बुद्धि में है, आत्मा में अनुभव नाम का एक ही क्रिया है, अनुभव नाम की। तो इसी ये जो जीवन में होता है वही परावर्तित होता है मानव परंपरा में। तो जो जीवन में प्रवृत्ति का पहचान है वही मानव परंपरा में प्रवृत्ति का पहचान है। जैसे जो विचार की प्रवृत्तियां हैं यहाँ पर, है ना, तो मानव में जिसको अपन बौद्धिक नियम भी बोल रहे हैं या मानवीय प्रवृत्ति भी कह रहे हैं, जब वो मानव परंपरा में परिलक्षित होती हैं तो उनके उसी से जो है सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का पहचान बनता है, उसी से मानव मूल्यों का पहचान बनता है। जैसे जो मानवीय प्रवृत्ति है उन्हीं के योगफल में धीरता, वीरता, उदारता निकल के आती है। जैसे विद्या और असंग्रह प्रवृत्ति दोनों के योगफल में धीरता और उदारता निकलती है ना। इस तरीके से ये सब आपस में अंतर संबंध में दिखते हैं। तो उससे पता लगता है कि अस्तित्व सहस्थित है, और यदि सहस्थित विधि से इसको विचार करते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्नों के समाधान निकलते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं प्रश्न अटकता है, समाधान नहीं निकलता है, और जब बौद्धिक रूप में समाधान नहीं निकलता है तो उसका मानव परंपरा में प्रमाण नहीं आता है। उसी को वो कह रहे हैं कि दुख का निवारण नहीं हो पाता है ना, वो विज्ञान में कोष के माध्यम से ही दुख का निवारण होता है, ऐसा समझ। ठीक है, अभी तो बहुत सारा आगे डिस्कशन होगा इस सब पे। बढ़िया है भैया, बहुत बहुत स्पष्ट हुआ। अभी 10:10 हो गया है, फिर अपन कल मिलते हैं। हरिहर। ठीक है जी। सभी को नमस्ते।